हेलो स्टूडेंट, यू आर वार्मली वेलकम इन अकेडमी फॉर लर्नर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज हम फ्यूचर की फर्स्ट कैटेगरी पढ़ेंगे, यानी कि इसका मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, जिसको हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो देखिए, जब आपका कार्य भविष्य में होगा यानी कि आने वाले दिन में किया जाएगा तो फ्यूचर टेंस में आता है। जैसे कि जो कार्य भविष्य में होगा वह सिंपल फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आता है। जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां पढ़ूंगा, मैं वहां करूंगा। तो जब आप कार्य फ्यूचर में करो या आने वाले दिन में करो तो आता है फ्यूचर टेंस में या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में। देखिए अंतर्गत, उसके बाद आपको पहचान लगानी जिन वाक्यों के अंत में, यानी कि जो आपके सेंटेंसेस होते हैं हिंदी के, उनके अंत में गा गी गे लगा होता है। तो इससे ये पता लगता है कि कार्य फ्यूचर में होगा। जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां गीत गाऊंगी। तो इन सब चीजों के, यानी कि जो फ्यूचर की बात हो रही है, गा गी ये लास्ट में आता है, तो ये इसकी पहचान होती है कि हमें कैसे पहचानना है टेंस को। तो इनके लिए, गा गी ये के लिए आपको विल शैल का प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब। विल शैल एज अ मॉडल वर्ब भी होती है, और यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य करवाया इसका, जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आता है। विल का प्रयोग कैसे करना है? विल का प्रयोग आई वी के साथ करते हैं। आई वी के साथ विल का प्रयोग जब करेंगे जब आपका कार्य अवश्य होगा, यानी कि जब आपको उसके अंदर धमकी दिखाई दे या फिर कोई ऐसी चीजें हो जो आपको करना बहुत जरूरी हो, तब आपको आई वी के साथ विल का प्रयोग करना है। बाकियों के साथ आप शैल का, यानी कि सिंपल जब फ्यूचर टेंस होगा तो आपका शैल का प्रयोग करना है। और अब की जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आप सभी सब्जेक्ट के साथ केवल विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, शैल को छोड़कर। अब देखिए, ही शी इट यू वी दे के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। इस टेंस में वर्ब की रूट फॉर्म में, यानी कि वर्ब की रूट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसका प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं इसके जो रूल्स होते हैं ट्रांसलेट करने के लिए। वो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको विल शैल लिखना है, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, इसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद अगर सेंटेंस में कोई और वर्ड हो तो आप उसे लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें केवल पॉजिटिव बातें होती हैं, उसमें या ना तो नहीं आता है ना ही आपसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा, यानी कि साधारण वाक्य ही होता है अफर्मेटिव। तो देखिए, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कैसे बनाना है। आपको सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। इसके बाद आपको लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आपको जो अदर आएगा। अब एग्जाम्पल देंगे, जैसे तुम सदा सत्य बोलोगे। हमने पहचान में पढ़ा था कि जिसमें गा गी गे आता है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोलोगे, यानी कि ये बस फ्यूचर में की आने वाले टाइम के लिए बोला जा रहा है कि तुम हमेशा सत्य बोलोगे। तो यू के साथ हमेशा विल का प्रयोग करेंगे। यू विल ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आप हमेशा सत्य बोलोगे। तो यू विल ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक। अब देखिए, मैं आपको एक अच्छी कहानी सुनाऊंगा, यानी कि आने वाले टाइम पे सुनाऊंगा। तो अब देखिए, आई शैल टेल यू ए गुड स्टोरी। अब आप आई के साथ यहाँ पे विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी मॉडर्न इंग्लिश है उसमें आई और वी के साथ भी आप विल का प्रयोग कर सकते हैं, शैल का प्रयोग जरूरी नहीं है। अब देखिए, वह आपको अंग्रेजी अवश्य पढ़ाएगा। इसमें हमने बनाया ही शैल टीच यू इंग्लिश। अब आप कहोगे कि ही के साथ तो विल का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे शैल का प्रयोग क्यों हो गया? शैल का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें जो कार्य है वो अवश्य पढ़ाएगा, यानी कि जब वो कार्य जरूरी हो, अवश्य हो, तब ये रूल के लिए हम ही के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट आई होता तो आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। मैं आपकी हत्या कर दूंगी। तो देखिए, अब इसमें वो धमकी दे रही है। जब किसी चीज की धमकी दी जाए या कार्य अवश्य होने वाला हो, तब हम क्या करेंगे? आई के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे आई विल किल यू, मैं आपकी हत्या कर दूंगी। तो आप हमेशा याद रखिए, मॉडर्न इंग्लिश में आप आई के साथ भी विल का प्रयोग कर सकते हैं, बस वो केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं बना होना चाहिए। नेगेटिव और अफर्मेटिव में आप आई और वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। और जो यहाँ पर मैंने ही के साथ शैल का प्रयोग किया, ये जब करते हैं जब कोई कार्य अवश्य ही आपको करना होता है। तो ऐसा करने से, ही के साथ शैल लगाने से आवश्यक इंग्लिश नहीं लगानी पड़ती है। तो अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंस में नहीं या न या कभी नहीं आता है, वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे कि न, नहीं, मना करने वाली बातें, वो होती है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करते हैं, और नेवर के कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला में सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर जो आएगा। देखो एग्जाम्पल, मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा, आई शैल नॉट रिटर्न योर बुक। फिर मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटाऊंगा, आई शैल नॉट रिटर्न योर बुक। वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, तो ही विल नेवर टेल अ लाई। अब देखिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, आई विल नॉट डिसीव यू। अब देखिए इसमें आई के साथ विल का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्रतिज्ञा की बात है। जब कोई प्रतिज्ञा या फिर कोई आपसे रिक्वेस्ट या धमकी दे या फिर आपसे कोई वादा करे, तो जो आई वी और वी के साथ जो हम विल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं, तो आपको विल का प्रयोग करना है। बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आपको विल का प्रयोग ना करके शैल का प्रयोग करना है। अब हम देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में देंगे, और दूसरा वो क्वेश्चन जिस क्वेश्चन आंसर का यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, जिन क्वेश्चन का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं वो हमेशा क्या शब्द से हिंदी में स्टार्ट होते हैं और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे देखिए, जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से आरंभ हो, यानी कि जो क्या लगा होता है, जैसे क्या वह वहां जाएगा, क्या वह दूध पिएगा, क्या वह खाएगा, तो जब वाक्य क्या से स्टार्ट होगा प्रश्नवाचक में, तब क्या करना है, चाहे फ्यूचर टेंस हो, सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, या अन्य कोई टेंस हो, जब प्रश्नवाचक वाक्य के शुरू में क्या हो, तब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, बल्कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को आरंभ करते हैं। यानी कि जब आपका क्या आरंभ में आए तब क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगानी है, बल्कि जो टेंस होगा उसके हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस को आरंभ करना है, यानी कि स्टार्ट करना है। तो देखिए फॉर्मूला, सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है विल या शैल, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर। और ये बात हमेशा याद रखना, प्रश्नवाचक वाक्य में, इंटेरोगेटिव वाक्य में प्रश्न चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। क्या आप मुझे 10 रुपए उधार दोगे? अब देखो दोगे, अब अगर उसको देना होगा तो वो तुरंत हाँ बोल देगा, और नहीं देना होगा तो ना बोल देगा, यानी कि यस और नो में वो अपनी बातों को कह सकता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट करेंगे। यू के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। विल यू लैंड मी 10 रुपीज? क्या आप मुझे 10 रुपए उधार दोगे? उसके बाद क्या आज आप दूध पियोगे? विल यू ड्रिंक मिल्क टूडे? तो यानी कि अगर पिएगा तो यस और नहीं पिएगा तो नो। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव का सेकंड रूल, यानी कि देखिए, जब आपको क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप यस और नो में ना दे सको, तो एक्सप्लेन करना पड़े, उसको उत्तर सही सही आपको बताना पड़े। तो देखिए, जब वो ऐसा कब होगा, जब आपका प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में प्रश्न हो, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये जब आपके सेंटेंस के बीच में होगा तो सबसे पहले जो आपका प्रश्न शब्द होता है या क्वेश्चन वर्ड होता है उसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लिखनी है ट्रांसलेट करते टाइम। देखिए, जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है सब्जेक्ट के अनुसार, विल या शैल, फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वाक्य के बीच में, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, तो इसका क्वेश्चन का यानी कि इसका जो मीनिंग है, यानी कि जो इसका वर्ड मीनिंग का जो मीनिंग है सबसे पहले लिखेंगे। जैसे कि मैं आपकी मदद कैसे करूंगी, तो कैसे जो है ये क्वेश्चन है, अगर हम इसमें कैसे हटा दें तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। जब हमने कैसे लगाया तभी ये क्वेश्चन वाचक बना है। तो जो कैसे है, तो सबसे पहले हम कैसे की इंग्लिश लगाएंगे, हाउ शैल आई हेल्प यू। तो एग्जैक्टली आपको ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब आपको सब्जेक्ट के अनुसार लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर मेन वर्ब, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब देखा नेक्स्ट, वह पत्र किसको लिखेगी, यानी किसको लिखेगी, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो किसको लिखने के लिए, यानी कि whom will he या she, लड़के, she write a letter, यानी कि वह पत्र किसको लिखेगी। अगर हम इसमें से किसको हटा दें तो ये बिल्कुल साधारण वाक्य बन जाएगा। तो ये जो प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आया है, इसी से ही हमारा क्वेश्चनवाचक सेंटेंस बना है। तो इसलिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखनी है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर आपका अदर जो आएगा और क्वेश्चन मार्क। आप आगरा कब जाओगे? When will you go to आगरा? अब हम देखेंगे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जब प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं भी हो
तो उसे ऐसे वाक्य को हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। देखिए अब जब नोट आएगा नहीं तो उसकी अंग्रेजी आपको कहाँ लगानी है और कैसे लगानी है। सबसे पहले देखो, माता जी मिठाइयाँ क्यों नहीं बनाएंगी, तो ये एक प्रश्नवाचक वाक्य भी है और इसमें नहीं भी आया, तो इसीलिए इन दोनों को मिला के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखिए, वाई विल द मदर नॉट मेक स्वीट्स, हमेशा याद रखना आपको वर्ब के पहले नॉट का प्रयोग करना है और सब्जेक्ट के बाद। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, चपरासी घंटी कब नहीं बजाएगा, When will the peon not ring the bell, यानी कि चपरासी घंटी कब नहीं बजाएगा। तो आपको हमेशा याद रखना जो आपके मेन वर्ब है उससे पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारा ऐप अकेडमी फॉर लर्नर को डाउनलोड करें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अकेडमी फॉर लर्नर को और करे अपने PCMB for 6 to 12th and SSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।